आज के इस टॉपिक पे आपने जो बात की है उस पे मैं चाहूंगी जरूर हमारे प्यारे व्यूवर्स इस पूरी वीडियो को शेयर करें और इलेक्शन को लेकर सर की जो सर का जो मानना है और पाकिस्तान को लेकर जो सर की प्रतिक्रिया है जो भी उन्होंने लिखा और वो अपने देश को नहीं देखते हैं लेकिन वो हर वक्त भारत के ऊपर नजर रखते हैं। तो ये बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिस पर और भी फर्दर डिस्कशन हो सकता है, लेकिन अब हम इसको इस वार्ता को यहीं रोकते हैं और कुछ कमेंट जो सर से मुतालिक हैं, अभिषेक सर से पूछे हैं लोगों ने कुछ सवाल, वो सवाल ले लेते हैं। प्लीज वीडियो को शेयर कीजिएगा। लेकिन कुछ ऐसे सवाल हैं सर, जैसे कि किसी ने लिखा कि आप जब पाकिस्तानी चैनल पर जाते हैं तो आपकी एनर्जी लेवल कुछ अलग होता है, ये लबोलबाब यही है? क्योंकि इससे मिले जुले कुछ कमेंट थे या किसी भी और के चैनल पर होते हैं, तो पाकिस्तानी चैनल पर जो आपका एनर्जी लेवल जो फेशियल, ये इनका सवाल है। देखिए यास्मीन जी, मैं ना जब जर्मनी में था तो मेरा एक रूममेट पाकिस्तानी हुआ करता था, बड़ा अच्छा लड़का है। तो मेरी अक्सर उससे बातचीत होती थी, तो उसने मुझे सलाह दिया कि अभिषेक, तुमको पाकिस्तान में लोग सुनेंगे, तुम जाओ, तुम पाकिस्तानी लोगों से बात करो। तो उसने मेरे दिमाग में ये कीड़ा डाला। फिर मैंने ना शकील चौधरी जी हैं, उनको मैंने कांटेक्ट किया, शकील सर को। उनका मैं देखता था प्रोग्राम, मुझे काफी अच्छे लगते थे, वो बहुत अच्छे इंसान है शकील सर, और वाकई में अच्छे इंसान है वो। तो मैंने उनको कांटेक्ट किया, उन्होंने मुझे फोन किया, मैं जर्मनी में था। हाँ, तो मैंने उनसे फोन किया, बातचीत हुई, फिर उन्होंने कहा ठीक है आइए, हम आपको मौका देते हैं। तो मैंने कोई यूट्यूबिंग इसलिए नहीं शुरू की थी कि मैं इंडिया में फेमस होऊंगा, मुझे पता भी नहीं था। मुझे था कि वो पाकिस्तान के लोग ही देखेंगे मुझे, तो मैं इंडियन पॉइंट ऑफ व्यू रखने जाता था वहां पे। मेरे दिमाग में तो ये सब मुझे पता ही नहीं था कि एक व्यूअरशिप अलग होती है, पाकिस्तान का भी जो है वो इंडियन ही देखता है, ये सब मेरे दिमाग में था ही नहीं। मेरे पास कुछ पॉइंट्स थे, आर्ग्यूमेंट्स थे, और मुझे लग रहा था कि बातें क्योंकि अगर आप अपनी बात नहीं रखेंगी, मान लीजिए आप अपने बच्चे को ये बताया ही नहीं कि 2 × 2 4 होता है, तो उसको कभी नहीं पता चलेगा कि 2 × 2 4 भी होता है। जैसे मैं आपको बताऊं, मैं जब ना पहला अपना केस लिया यास्मीन जी, तो वो आप ही की कम्युनिटी, मतलब मेरी ही कम्युनिटी है, इस्लाम भी मेरी कम्युनिटी, मेरे ही लोग हैं, आपको मैं अपने परिवार का हिस्सा मानता हूं, चाहे दुनिया जो कहे। आपका रिलीजन कुछ हो सकता है, मगर आप और हम एक जैसे हैं, हमारी चमड़ी का कलर एक है, हमारे खानदान और हजारों साल से हम यहीं रहते आए, हम लोग एक लोग हैं। तो उसमें एक बाजी थी, उन बाजी के बेटे का कुछ सोडोमी का केस था। तो वो बाजी को बुलाया गया ये पूछने के लिए कि तुम्हारे कितने बच्चे हैं। बाजी को गिनती नहीं आती थी, उनके 6 या 7 बच्चे थे, वो बता ही नहीं पा रही थी। आप सोचिए, अगर आप बताओ, क्योंकि बाजी घर में नहीं, घर में ही बच्चे पैदा कर लिए, उनको कुछ गिनती नहीं पाई गई, उनको बताया ही नहीं गया। तो बॉटम लाइन ये है कि मैं वहां इसलिए गया क्योंकि मुझसे कहा कि अपनी बात तो रखो। और जो लोग जाते थे, मुझे लगता था वो उतनी प्रखरता से, या उनके पास वो आर्ग्यूमेंट्स नहीं होते थे जो आर्ग्यूमेंट मेरे पास थे। तो मैं गया और उस तरीके से फिर मैं पाकिस्तान में फेमस होता चला गया। उसमें मुझे कई पाकिस्तानी यूट्यूब चैनलों ने, जैसे रिबाहा जी हो गई और लोगों ने, इन्होंने मुझे मौका दिया, और फिर बस एक सिलसिला चल गया। फिर मुझे लोग इंडिया में जानने लगे, सुनने लगे। मुझे तो पता ही नहीं था कि मैं इंडिया में भी जाना चाहूंगा, इसका तो मुझे होशो हवास नहीं था, बिकॉज मुझे लगा मैं पाकिस्तान में सुना जाऊंगा, मुझे पाकिस्तान की जनता देखेगी। इसका कॉन्सिक्वेंस मुझे बाद में पता चला कि इन चैनल्स को हिंदुस्तान की जनता देखती है, ये मुझे पता ही नहीं था। आई वेंट टू टॉक टू पीपल ऑफ पाकिस्तान। अगर बाद में मुझे पता चला कि ये जो चैनल्स हैं इनके ज्यादा सब्सक्राइबर इंडियन है। और मुझे गालियां पड़ती, तो मैं आया ही अगर इसलिए आपको था। वहां पर पाकिस्तान, अगर बिल्कुल, और मैं अभिषेक सर यहाँ ये ऐड कर दूं कि अगर आप चाहते हैं कि आपको पाकिस्तानी जनता भी उतनी ही तादाद में सुने जितना आपको इंडियन सुनते हैं, तो आप पाकिस्तानी मौलवी मौलानाओं के चैनल पर जाना शुरू कीजिए। फिर आपको देखिए भर भर के इंडिया में भी देखा जाएगा और पाकिस्तान में भी देखा जाएगा। नहीं, मैं मौलवी हमारा मौलाना कम्युनिटी से बहुत सब, उनके मौलानाओं मैं, को फॉलो करते हैं। मेरा एक पढ़ने लिखने का वो है, तो मैं, कोई प्रोफेसर होगा पाकिस्तानी तो मैं बात कर लूंगा, मौलवी मौलाना को मैं आई डोंट कंसीडर देम कि मैं उतना ज्ञानी हूं जितना वो है, मैं उनके बराबर का नहीं हूं, आप समझिए। हाँ, व्यूवरशिप के पाकिस्तानी नजरिए प्रोफेसर से मैं उसमें नहीं पढ़ना चाहता, लेकिन हाँ, पाकिस्तानी प्रोफेसर हो, चाहे वो MIT के हो, चाहे वो हार्वर्ड से हो, वो कहीं भी हो, आई एम रेडी टू टेक हिम ऑन, मतलब विद अ फ्रेंडली मैनर। मैंने 2 पाकिस्तान के बहुत अच्छे प्रोफेसर साहब हैं, और चूंकि हम उनके पीछे बात कर रहे हैं, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, वो दोनों लोग बड़े सम्मानित व्यक्ति है। मैंने उनके साथ डिबेट की, चर्चा की, और बड़ी अच्छी चर्चा की जी। अच्छा, ये कुछ नाम मुझे बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा है, इसलिए मैं नाम अवॉइड करती हूँ लेना, क्योंकि प्रोनाउंसिएशन भी गलत हो जाती है और कुछ लोग अपनी आईडी ऐसे ही लिख देते हैं, जैसे इन्होंने BFGSGGUS कुछ ऐसे करके लिखा है। खैर, इन्होंने लिखा, आई एम वॉचिंग अभिषेक सर फ्रॉम द स्टार्ट एंड रिस्पेक्ट हिम सो मच, बट हियर आई वांट टू से
to him, please stop saying to Pakistani that we both are the same and we had the same ancestor, because they don't care. The way they treat their minorities is enough to show that they don't believe in every religion deserves respect. There is no use of all the sweet talks when at all this time thousands of minor girls are getting kidnapped and converted. They don't see people of different religions as human. What's the benefit in making them understand when there is no minority left to live there? जी, मैं इनकी बात से कतई सहमत नहीं हूँ। मैं बिल्कुल वहाँ जाता रहूँगा और उनको बताता रहूँगा। उसका कारण ये है कि एक कहावत है हिंदी में कि रस्सी आवत जात वो जड़मत होत सुजान। तो मैं कोई पॉपुलर होने नहीं आया हूँ, मैं उनको बताने आया हूँ। ये सच है कि भाई आप कैसे कहोगे कि तक्षशिला हमारी नहीं है, वो इस्लामाबाद में है। क्या ये हर जो करतारपुर है वो हमारा नहीं है, वो पाकिस्तान में है। जो सिख भाई बहन है हमारे, क्योंकि मैं तो सिख भी हूँ, वो उनका वो मंदिर जो गुरुद्वारा है वो करतारपुर वो हमारा नहीं है, तक्षशिला हमारा नहीं है। लाहौर भगवान राम के बच्चे के चेहरे पे वो उसका हम ऐसे ही छोड़ दें? भाई मेरे पास गोली बारूद की ताकत नहीं है, मैं वो बातें नहीं कर सकता कि तुझे उड़ा दूंगा, उसको उड़ा दूंगा। मेरे पास ज्ञान की शक्ति है, मैं कोशिश करूंगा। हो सकता है मैं हार जाऊं, मुझे कोई ना देखे, लेकिन मैं अपनी बात रखूंगा। और मैं ये बात आपको दावे से करता हूं यास्मीन जी, फर्क पड़ा है। बाकी मेरी छोटी सी जिंदगी है, आज हूं कल हूं मर जाऊं कोई नहीं पता, लेकिन मेरी ये कोशिश जारी रहेगी, क्योंकि इससे कोई नुकसान नहीं है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि भाई ट्रेड खोल दो, ये खोल दो, वो सब नहीं करता मैं वो कह रहा हूं वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सक्षम है, वो हमसे ज्यादा सक्षम है, बात करें। पीपल टू पीपल कॉन्टेक्ट पे मुझे कोई बुराई नहीं लगती। तो वो अगर एक मुझे प्लेटफॉर्म देते अपनी बात कहने का, और मैं वो बात कहता हूं, और वो बात मैं कहता रहूंगा। और ये भी सच है कि वो हमारे लोग हैं। पंजाब, सिंध, गुजरात, मराठा, ये हमने लिखा है। भाई सच को कैसे ना बोला जाए। हाँ, ये भी सच है कि उनके यहाँ पे इस्लाम का वो डोज लगा है कि इवन अरबी परेशान है उनसे, ये बात सच है। और यही बात अफगानिस्तान में भी है। तो भाई अब ये जमाना आइडिया का है, तीर और तलवार का जमाना गया। क्योंकि भारत अब इतना सक्षम है कि ये सारे के सारे इकट्ठे भी हो जाएं तो भारत इनसे एक इकलौता लड़ सकता है, इतनी हमारे पास आयुध क्षमता है। लेकिन उसकी समय नहीं आएगी। ये समय मैं आपको गारंटी दे रहा हूं, एक अपहीवल चल रहा है। लोग सोच रहे हैं, लोग सोचना चाहते हैं, लोग समझना चाहते हैं। जो तलवार की शक्ति है उससे ज्यादा शब्द की शक्ति होती है। मैं आपको अगर बुरा बात बोल दूंगा ना यास्मीन जी, आप मेरा मुंह नहीं देखेंगी 6 महीने तक, आपको इतनी कष्ट लगेगी। आपको यदि एक बार कोई घुसा मार दे आप उसको तुरंत मान कर दे, लेकिन अगर कोई आपको कुछ बोल दे ना, वो इतना बुरा लगता है, इतना बुरा लगता है कि लोग नफरत करने लगते हैं एक दूसरे से। तो मैं इंडियन पर्सपेक्टिव रखने जाता हूं। अगर मैं उनकी बात करता तो आप बोलते यार ये तो बड़ा अजीब सा आदमी है, वहां जाकर उनकी बात करता। मैं इंडियन पर्सपेक्टिव रखने जाता हूं। मैं पॉपुलर होने नहीं आया। आप मुझे गालियां दीजिए, आप मुझे अनसब्सक्राइब कर दीजिए, आप मुझे मत देखिए, ये मेरे ये इसका कोई मतलब ही नहीं है। मैं वहां जाऊंगा, कोशिश करूंगा, हो सकता है मैं हार जाऊं। मैं कोशिश करूंगा कि वो अभी अपनी हिंदू एंसेस्ट्री को स्वीकार करें, वो माने कि वो भारत का लैंड है, वो इस्लामिक लैंड नहीं है। जैसे मेरी एक कजाक फ्रेंड थी, वो बोलती थी कि वी आर मुस्लिम बट कजाकिस्तान इज नॉट एन इस्लामिक लैंड। मैं उसकी क्लैरिटी पे मेरी मतलब इतनी मुझे खुशी हुई। वो बोली कि अभिषेक वी हैव एक्सेप्टेड इस्लाम, हमारे यहाँ टेंगरिन था, हम टेंगरिन लोग हैं। कजाकिस्तान के राष्ट्रीय अखबार का नाम टेंगरिन है। भारत के मुसलमान और पाकिस्तान के मुसलमान के जो अखबार का नाम है वो मिल्ली पता नहीं क्या है। वो कोई चीज लोकर रखने ही नहीं चाहते। ये कौन सा पागलपन है, मुझे नहीं समझ में आता। तो मैं जाऊंगा, क्योंकि पाकिस्तान के प्रोग्राम को हिंदुस्तान का मुसलमान भी सुनता है। मैं इनको ये प्रूव करना चाहता हूं, मैं आई फेल कि आपकी आइडेंटिटी को आप स्वीकारो। जी हाँ एग्जैक्टली और जो आपने नाम अभी लिया था शकील चौधरी सर का, बिल्कुल आप उन जैसे ही ऐसे चैनल पर हम आपको देखें, हम डेफिनेटली देखना चाहेंगे। लेकिन यहाँ पर ज्यादातर जो लोग हैं ना, ये मैं पहले भी मैं भी बात करती आई हूँ इस पर, जो लाहौरी गैंग यूट्यूबर्स है ना, जो एक एजेंडे, एक सर्टेन एजेंडे के तहत काम करते हैं, जिनके ऊपर कुछ उसका नहीं, देखिए मैं आपसे सच पड़ता सिवाय उनका एक नैरेटिव और एक डॉलर का होता है। मैं आपसे अगर सच बोलूं, मैं वो जो बहुत बड़ा सवाल लाहौरी गैंग है,
मैं जो वो जो यहाँ पर एक लाहौरी सवाल रहेंगे, जो कि एक मिनट मैं ये सेंटेंस सवाल बोल एक दूं, जैसे हैं। एक तो मैं ये उनके पूछ रहे हैं साथ कि क्या जो अब का टर्म होगा वो ओल्डर टर्म ही जैसा होगा? जी मोदी जी का देखिए, मैं ये भी कह दूं कि मेरे वो जो लाहौरी गैंग है वो सारे अच्छे लोग हैं, मैं उनको जानता हूँ पर्सनली, दिल के कोई बुरे नहीं, कुछ वो हो सकते होंगे। देखिए मोदी जी का टर्म वैसा ही होगा, बिकॉज मोदी जी जी, सत्ता मैं सवाल बचाने के लिए बोल नहीं। दूं यहाँ पर। नहीं नहीं, इनका सवाल दो है। जी जी, दोनों लोगों के बोलिए। कमेंट मैं आपको बता देती हूँ, फिर आप इनका जवाब दे दें। एक तो ये पूछ रहे हैं कि नेक्स्ट टर्म में क्या इंपॉर्टेंट वर्क हो सकते हैं सर। दूसरा ये पूछ रहे हैं न्यू गवर्नमेंट विल वर्क एज ओल्डर वन, क्या नई जो सरकार है वो क्या वैसे ही काम करेगी पुरानी सरकार जैसा? तो ये 2-3 लोगों के मिले जुले कमेंट है, इस पे आप एक ही जवाब दे सकते हैं। जी। प्रधानमंत्री मोदी को पता है कि वो भारत का क्या दशा और दिशा करना चाहते हैं यास्मीन जी, ये हमारे और आपके लिए बहुत सौभाग्य की बात है। और मैं फिर कहूंगा, मैं एक ऐसा भारत देखना चाहता हूं जहां पे कोई भी मुसलमान हो तो उसको अपने मुसलमान होने पे शर्म ना हो, लेकिन वो मुसलमान भारतीय हो, उसको ये ना वो एक कजाक मुसलमान बने, वो एक उज्बेक मुसलमान बने, एक तजाकिस्तान की गवर्नमेंट ने यास्मीन जी ऑफिशियली बुर्का बैन कर दिया, कल की न्यूज है ये। बैन करा हुआ है, दाढ़ी वो भी कह रहे बैन। तुम हाँ, उन्होंने कहा कि तुम ताजिक बनो, तुम अरबी क्यों बन रहे हो? ये यहाँ पे नहीं समझ में आ रहा है लोगों को। यहाँ का मुसलमान कब बोलेगा कि हम मुसलमान जरूर हैं लेकिन इंडिया एक इस्लामिक लैंड नहीं है? यहाँ के मुसलमान कह रहे हैं हम इसको इस्लामिक लैंड बना देंगे। ये समस्या का जड़ है। तो मैं ये कह रहा हूं, मोदी जी को पता है, मैं सारे मुस्लिम भाई बहनों से कहता हूं, मैं आपको बहुत प्यार करता हूं, मेरे अंदर कोई नफरत नहीं है। हाँ, सच बोलने का कीड़ा है, मैं अपीजमेंट पे नहीं पड़ता। मैं आप सबको दिल से प्यार करता हूँ, मैं यास्मीन जी को बहुत प्यार करता हूँ, मैं और भी मेरे जो मुस्लिम भाई, मेरे बहुत अच्छे फ्रेंड है मुस्लिम, उनके साथ भी मेरे बड़े अच्छे रिश्ते हैं। तो मोदी जी नोज कि कहाँ ले जाना है, वरना वो आदमी सत्ता से चिपक के रहने के लिए नहीं आए हैं। ही हैज अ विजन। हमारा सौभाग्य है कि मोदी जी दोबारा आए, तिबारा आए और नेहरू जी का रिकॉर्ड तोड़ा। कांग्रेस की ये जो एक इंटाइटलमेंट थी कि वही प्रधानमंत्री बनेंगे, यास्मीन क्यों नहीं बन सकती, मैं क्यों नहीं बन सकता? क्योंकि हम लोग सामान्य घर के हैं, हमारा भी हक है भाई प्रधानमंत्री बनने का, कि बस प्रियंका गांधी जी सबसे मैं के अगेंस्ट में नहीं हूं। मगर ये जो एंटाइटलमेंट है ना कि साला हम हैं तो हम बनेंगे, हम गांधी हैं तो हम ये हैं, हम वो, अरे भाई आप अगर गांधी हैं तो यास्मीन हाफिज है और मैं मिश्रा हूं, हमारे में कौन से ऐसे कमियां लगी हुई हैं भाई? तो मोदी जी नोस कि भारत को कहां ले जाना है। द कंट्री इज इन द सेफ हैंड। और मैं आपको ये बात कह सकता हूं कि आने वाले 5 सालों में बहुत सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगी। क्योंकि देखिए ये जितना भी फैलाया जा रहा है कि ये जो टोटल 28 सीटें हैं जिनको लेके ये बातें कही जा रही है, 12 सीटें जेडीयू की हैं, 16 सीटें इनकी हैं। तो मोदी जी का जो अगला सबसे बड़ा होने वाला है वो यूसीसी है। यूसीसी को लेके वो काम करेंगे, इसमें कोई शक नहीं है। तो यूसीसी के लिए पहले ही बोल दिया जेडीयू ने कि हाँ भाई हमें मंजूर है। और यूसीसी को लेकर के ये जरूरी नहीं है कि सारी की सारी कांग्रेस की जो वो है ना पार्टियां वो उसका विरोध ही करें, कई उसके फेवर में भी आ जाएंगी। तो अगर यूसीसी आ जाएगा देश में ना, बहुत सी समस्याएं यास्मीन जी, ये जो अलगाववाद है वो खत्म हो जाएगा। मैं चाहता हूं कि यास्मीन जी मेरे घर पे आए, मैं यास्मीन जी के घर पे जाऊं, वो मेरे कल्चर को ही, उनका कल्चर और मेरा कल्चर एक रहे। आपको मस्जिद चलना होगा, मैं आप कहूंगा चलिए मैं आपको छोड़ के आता हूं, आप नमाज पढ़ लीजिए। मैं ये नहीं कहता कि इस्लाम को खत्म कर दो, इस्लाम कोई भी रिलीजन को खत्म नहीं किया जा सकता, उसको मॉडिफाई किया जा सकता है, जो प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान साहब कर रहे हैं। आप देखिए उन्होंने वहां पे अभी वो क्या स्विम सूट की प्रतियोगिता करवा दी महिलाओं की, स्विम सूट प्रतियोगिता। आप सोच सकती है अरबों के लिए कितनी बड़ी चीज है ये। हमारे यहाँ पे ये उनको गाली, ये मोहम्मद बिन सलमान को भी गाली दे रहे हैं, बताइए अब इसका क्या आप कर लीजिएगा। तो बहुत ब्राइट मुस्तकबिल है, वैसे ही स्ट्रांग रहेगा, ये जान लीजिए। क्योंकि डिसीजन लेने के लिए क्या, हर काम के लिए लेजिस्लेशन की जरूरत नहीं है, ये भी जान लीजिए। कुछ काम एग्जीक्यूटिव एक्ट से हो जाएंगे, जो काम एग्जीक्यूटिव एक्शन से होने हैं उसके लिए तो किसी पार्टी के ऊपर डिपेंडेंस की जरूरत ही नहीं है, जो काम लेजिस्लेचर से होना है। अब अगर उसके लिए जहां तक इलेक्शन मेंटेनेंस की बात है, आर्टिकल 370 हटाया गया, उसमें बहुत सी विरोधी पार्टियों ने इनको सहमति दे दी थी। तो पॉइंट ये है कि प्रधानमंत्री मोदी को लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव दोनों एक्शन में बहुत फ्रीडम हासिल होगी। जैसे नीतीश कुमार जी हैं, उनका लास्ट इनिंग है, बहुत ज्यादा उनके पास कुछ कहने और खेलने को बचा नहीं है।
तो मुझे नहीं लगता कि मोदी साहब को कोई दिक्कत या अड़चने आने वाली हैं। और ये लोग क्या धमकी देंगे कि हम 28 सीट लेकर के उसमें चले जाएंगे, क्या नाम है, इंडिया अलायंस में 332 सीट है, 28 जोड़ दीजिए, वो फिर भी 22 सीट, 332 में 28 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 360, वो फिर भी 12 सीट दूर है। कहां से लाओगे 12 सीट? और आप इनका 293 में से अगर आप 28 घटा लीजिए तो कितना बच जाएगा, 265। सो 265 है। अभी 10 जो है वो सिक्किम वाली पार्टी और इधर उधर 10 पार्टियों ने इनको बोल दिया कि हम आपको समर्थन देने को तैयार हैं। तो मोदी जी 265 में सिर्फ 7 दूर हैं और बाकी लोग जो है वो बहुत दूर है। तो एनडीए को तोड़ना अगर चंद्रबाबू नायडू साहब चाहते तो तोड़ दे, मगर उनको क्या मिलेगा एनडीए इंडिया अलायंस में, क्या मिलेगा? कुछ नहीं मिलेगा। गए तो थे नीतीश कुमार साहब, गए तो थे, क्या मिला इंडिया अलायंस में? सिवाय जलील होने के तो कुछ नहीं मिला। तो ये उससे भी सशक्त गवर्नमेंट होगी, क्योंकि ये जो बहुमत आया है उस बहुमत में इंडिया अलायंस के पास कुछ ज्यादा करने का ऑप्शन नहीं दिया उन्होंने, 232 पे ही रोक दिया उनको, वो पूरी स्ट्रेंथ है उनकी। इसलिए मोदी जी विल बी स्ट्रांग एज एवर और सारे बड़े फैसले आपको पहले 6 महीने में दिख जाएंगे। यास्मीन जी, ये भी मैं आपको कह दूं जी। बिल्कुल। रोहित पूछ रहे हैं अभिषेक सर से कि व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ कोalition गवर्नमेंट इन इंडियन इकोनॉमी, फॉरेन पॉलिसी, डिफेंस, नेशनल सिक्योरिटी एंड बिग रिफॉर्म्स फॉर द नेशन। कोalition गवर्नमेंट का इन सब पर क्या इम्पैक्ट होगा? देखिए और कोalition ऐसे ही गवर्नमेंट कुछ को मिलता आपको, जुलता एक और सवाल है, मैं इनका भी सवाल ले लूं क्योंकि सवाल ज्यादा है जी। देखिए कोalition गवर्नमेंट दो ये तरीके की वर्ल्ड होती अफेयर है से है सर। अब गवर्नमेंट बड़े फैसले लेकर जी। मैं दोनों का जवाब देता क्या हूं। देखिए ले यास्मीन जी, पाएगी? जैसा कि मोदी जी कह रहे थे यूसीसी, आई थिंक अभी सर ने जवाब दे दिया है उसका, लेकिन फिर भी। देखिए यास्मीन जी, कोalition दो तरीके की होती है, प्री पोल, पोस्ट पोल। जी पोस्ट पोल कोalition अगर सत्ता की मलाई चाटने के लिए की जाए तो उसको चलाना बहुत मुश्किल होता है। ये प्री पोल अलायंस है। सबको पता था कि बीजेपी का मैनिफेस्टो क्या है, उस मैनिफेस्टो के क्या मेन कंटेंट्स हैं। सबको पता था कि वो वोट दे रहे हैं कि मोदी जी प्रधानमंत्री बनेंगे। तो ये अलायंस जो है वो प्री पोस्ट पोल अलायंस की तरह नहीं है। चंद्रबाबू नायडू ने एक बार ऑलरेडी एनडीए से दूर जाके गलती की थी, राउट हो गए थे। चंद्रबाबू नायडू साहब की ये जो विक्ट्री हुई है, ये लैंडस्लाइड हुई है, इसमें फोर्स मल्टीप्लायर का काम किया है पवन कल्याण साहब की जनसेना पार्टी ने। तो अगर वो अपनी जनता को डिच करना चाहते हैं तो करके देख लें, उनको भी वो पता चल जाएगा। तो ये एनडीए है, ये 20-25 साल से चल रहा है। इसको आप एक नॉर्मल कोalition नहीं कह सकते, क्योंकि एनडीए को बहुमत पहले ही मिल गया था। एनडीए की पार्टियां लड़ी और एनडीए को बहुमत मिल गया, तो इट्स एज गुड एज बीजेपी को, क्योंकि पहले भी एनडीए की गवर्नमेंट चली है। हाँ, आप मोदी सरकार कहते जरूर थे और अभी भी ये मोदी सरकार रहेगी, लेकिन एनडीए के लोगों को पार्टिसिपेशन दिया गया था पॉलिटिकल गवर्नेंस में। तो मुझे नहीं लगता कि ये वो कोalition है। अगर ऐसा कोalition होता कि मोदी जी और एनडीए 250 पे हो जाता, 240 पे एनडीए रहता, फिर जोड़ तोड़ हो रहा था, वो बहुत मुश्किल होता, क्योंकि वो फिर अपॉर्चुनिस्टिक अलायंस होता, कोalition होता, वो कोई आइडियोलॉजिकल अलायंस या कोalition नहीं होता। ये आइडियोलॉजिकल है, एवरीवन नोज ईच अदर, सबको सबके प्रोग्राम पता है। यहाँ पे कोई कॉमन मिनिमम प्रोग्राम नहीं बनना है। बीजेपी का मैनिफेस्टो क्लियर है, वो कह रहे हैं हम इस मैनिफेस्टो को लागू करेंगे, और बाकी लोगों ने कहा हमें इस मैनिफेस्टो से कोई प्रॉब्लम नहीं है। कोई कॉमन मिनिमम प्रोग्राम नहीं बना। बीजेपी ने अपने किसी आइडियोलॉजी से कोई समझौता नहीं किया, ना ही बाकी दलों ने कोई उनकी आइडियोलॉजी से समझौता करने की बातचीत की। सो दिस इज गोइंग टू बी वेरी स्ट्रॉन्ग गवर्नमेंट। रही बात की क्या वो डिसीजन ले पाएंगे, बिल्कुल डिसीजन लेंगे, डिसीजन लेने में कोई नहीं रोक पाएगा। सबसे बड़ा डिसीजन पीओजेके होने वाला है, और होने वाला है आपका ये पीओजेके और वो क्या नाम है, यूसीसी। यही दो चीजें मेन है। और पॉपुलेशन बिल अगर आ जाए, मैं पॉपुलेशन बिल का समर्थन करूंगा, बिकॉज दिस नीड्स टू बी कंट्रोल्ड। तो यही 3 चीजें हैं। बाकी सब में तो जिसमें लेजिस्लेटिव एक्शन की जरूरत पड़ेगी, कई चीजें तो एग्जीक्यूटिव एक्शन से हो जाएंगी। अब अगर वो जुडिशरी में भी रिफॉर्म करना चाहे मोदी जी तो करना चाहिए उनको। जो जजेस अपॉइंटमेंट है, आई थिंक कि कॉलेजियम सिस्टम से तो इट्स टाइम टू bid a good boy to collegium system. It's far too late कि collegium system को रहने दिया जाए, because I think judiciary also needs reform, because judiciary wields huge power without any accountability. जी
एक सवाल है आनंद कुमार जी का। सर, अमेरिका ने प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट क्यों चूज किया, जबकि ब्रिटेन फ्रांस ने पार्लियामेंट्री रखा? 200-250 साल से इंडियन कॉन्टेक्स्ट में पार्लियामेंट्री फॉर्म क्या फायदेमंद है या नुकसानदायक है? बहुत अच्छा प्रश्न है। देखिए, ऐसा है कि ये जो यूरोपियंस थे, ये जाके अमेरिका में सेटल हुए, जिसको आप अमेरिका कहते हैं। ये बेसिकली सेटलर्स हैं, पिलग्रिम्स हैं यूरोप के। तो ये बहुत खुश हुआ करते थे कि हमारी जो कॉलोनी है, जो हमारा इंपीरियलिज्म है, हम ब्रिटेन के झंडे के नीचे रहते हैं। दे वर वेरी हैप्पी। फिर एक स्टैम्प एक्ट आया जिससे कि इनकी ठन गई अपनी गवर्नमेंट से, यूके की गवर्नमेंट में। उन्होंने कहा स्टैम्प एक्ट वापस ले लीजिए, हम तो वैसे ही आपको अपना मानते हैं। उन्होंने कहा नहीं, हम स्टैम्प एक्ट लगाएंगे। तो उनसे वो लड़ाई हो गई, फिर वो उनसे अलग हुए, तो वो अलग हुए, तो उन्होंने कहा कि हम आपसे अलग सिस्टम बनाएंगे। भारतीयों ने ये नहीं किया। भारतीयों ने अंग्रेजों से अलग होने के बाद कुछ अलग नहीं किया, वही चीज अडॉप्ट कर ली। भारतीयों के पास ऑप्शन था पर वो करना नहीं चाहते थे, बिकॉज इंडियंस की हैबिट है वो ना, जैसे अमेरिकन है, उन्होंने पीएचडी को एसजेडी कहते हैं। वो लेक्चरर रीडर नहीं कहते, वो असिस्टेंट प्रोफेसर कहते हैं। इंडियंस में कॉलोनियल माइंडसेट है, ये सब चीजें मान लेते हैं, कभी रिलीजन के नाम पे, कभी पॉलिटिकल इंपीरियलिज्म के नाम पे। इंडिया बेसिकली किसी भी तरीके से जिसे कह लीजिए अंग्रेजी सिस्टम से बाहर नहीं हुआ। हमारा पार्लियामेंट्री कन्वेंशन कहते हैं वेस्ट मिनिस्टर का है। वेस्ट मिनिस्टर का जो बेसिकली कस्टम और कन्वेंशन है, वो उनका पार्लियामेंट बनाता है। मतलब जो पार्लियामेंट है, ये कोई पार्लियामेंट एक्ट से नहीं बना है, वो पार्लियामेंट कस्टम कन्वेंशन से बनता चला गया। बाद में उसको एक्ट ला करके इम्प्रोवाइज किया गया उसमें सिचुएशंस को। सो इंडियंस में बुरी हैबिट थी। दे हैड अ चांस इन 1947 टू फ्रेम द रूल अकॉर्डिंग टू देयर ओन नीड। जैसे मैंने रवांडा सेफ्टी एक्ट आपको बताया था, उन्होंने कहा कि हम एसाइलम सीकर्स को यूके में नहीं रखेंगे तो नहीं रखेंगे। उन्होंने पार्लियामेंट्री सॉवरेनिटी के पावर का इस्तेमाल किया और उसके बाद उन्होंने कहा कि रवांडा सेफ जगह है, जबकि उनकी जुडिशरी ने कहा था रवांडा सेफ जगह नहीं है। हमारे यहाँ पार्लियामेंट्री सॉवरेन नहीं है, लेकिन हमको सारा कन्वेंशन कहते हैं कि हमारा कन्वेंशन जो है, कस्टम जो है, वो पार्लियामेंट्री कन्वेंशन जो है, वो बेसिकली वेस्ट मिनिस्टर का है। अरे भाई, जब आपकी पार्लियामेंट ही सॉवरेन नहीं है, आपके यहाँ पे डिवीजन ऑफ पावर है, क्योंकि पार्लियामेंट्री लॉ को जुडिशरी जो है वो आउटलॉ कर सकती है, उसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर सकती है। जबकि ब्रिटेन की पार्लियामेंट में यदि पार्लियामेंट ने गलत लॉ भी बना दिया है या कॉन्फ्लिक्टिंग लॉ बना दिया है, जिसको पावर ऑफ डिवोल्यूशन कहते हैं, जैसे स्कॉटलैंड में भी पार्लियामेंट हो गई है और लंदन में भी पार्लियामेंट है। तो अब लंदन की पार्लियामेंट और स्कॉटलैंड की पार्लियामेंट में क्या रिलेशनशिप है? इसको डिवोल्यूशन एक्ट से, वो पार्लियामेंट्री एक्ट में डिवोल्यूशन की पावर देकर के इसको रेगुलेट किया गया। उसमें यह कहा गया है यदि ब्रिटिश पार्लियामेंट डिवोल्यूशन के किसी लॉ का वायलेशन करती है तो बस वो कॉन्फ्लिक्ट होगा। आप जज जो है उसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल नहीं डिक्लेयर करेगा। यहां तो क्या है कि आर्टिकल 246 में स्टेट लिस्ट के ऊपर अगर पार्लियामेंट ने लॉ बना दिया तो सुप्रीम कोर्ट में बैठे हुए जज साहब कहेंगे ये लॉ अनकॉन्स्टिट्यूशनल इसलिए है क्योंकि ये अल्ट्रा वायरस है, आपने ऐसे टॉपिक पे लॉ बना दिया जिसपे आपको लॉ बनाने का अधिकार नहीं था। लेकिन आप ये डिसीजन सुप्रीम कोर्ट ऑफ यूके ब्रिटिश पार्लियामेंट के लिए नहीं दे सकता। उनका वो सुप्रीम कोर्ट के पास ब्रिटेन की पार्लियामेंट को अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर करने का पावर नहीं है। सो पॉइंट ये कि देयर इज नो कंपैरिजन। इंडियंस हैव अ मानसिकता, ये अभी भी लैटिन मैगजिम से चल रहे हैं। क्या लेना देना है यार लैटिन मैगजिम का इस देश से? संस्कृत मैगजिम पढ़ाओ। लेकिन ये है कि इनको लैटिन स्वीकार है, संस्कृत नहीं स्वीकार है। इनको लैटिन स्वीकार है, संस्कृत नहीं स्वीकार है। इनको कॉलोनियलिज्म स्वीकार है, लेकिन जो है इनको पैट्रियटिज्म और सिविलाइजेशनल चीजें नहीं स्वीकार है। जी बिल्कुल, तो आई होप इनको अपने सवाल का जवाब मिल गया होगा। एक क्वेश्चन है कमलेश जी का। आई वांट टू टेल हिम, अच्छा ये आपको बताना भी चाह रहे हैं या आस्क हिम? ओके, प्लीज टॉक अबाउट सर इंजीनियर राशिद and Amritpal, how they have won the election, why government does not make a policy to protect on these types of people could not participate in the election, who are against the constitution and the court. भाई देखिए, ऐसा है कि राम राज्य में भी रावण हुआ करते थे। कोई एक तरीके का नहीं हो सकता। आपको हर जब 140 करोड़ के लोग हैं, आप सब सबकी एक ही मान्यता हो जाए,
दुनिया की कोई ऐसी आइडियोलॉजी नहीं है जिसके 100 में से 100% सब्सक्राइबर हो जाएं। इंडिया में कभी भी प्रभु श्री राम की 100% स्वीकार्यता नहीं होगी। इंडिया में कभी भी वेद की 100% स्वीकार्यता नहीं होगी। हमेशा लोग उसके अगेंस्ट में निकलेंगे ही निकलेंगे। तो पॉइंट ये है कि वो बस वायलेंट ना हो। तो इस इंजीनियर राशिद अगर दिक्कत है कि वो अब इस्लाम के नाम पे कर रहे हैं, ये प्रॉब्लम है। लेकिन ये कि अगर वो चुनना चाहते हैं और एक डिफरेंट आइडियोलॉजी है, तो वी हैव टू रेस्पेक्ट द वर्डिक्ट ऑफ द पीपल। जैसे आपका अगर वर्डिक्ट है कि हम इंडियन एक एंशिएंट सिविलाइजेशन है, वैसे उनका वर्डिक्ट है, भाई उसको आप क्या कर सकते हैं। और पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में इंजीनियर राशिद का भी उतना ही हक बनता है जितना हमारा हक बनता है। आपको जनता को समझाना होगा। आपको या आप अपनी ताकत के थ्रू आप अपनी बात मनवाएं, वो अपनी ताकत के थ्रू अपनी बात मनवाएं, और इस ताकत का परिचय सिर्फ और सिर्फ वोट के थ्रू आ सकता है। तो इंजीनियर राशिद भी एक माननीय सांसद है, अब आपको कहना पड़ेगा, क्या कर सकते हैं आप। और प्रधानमंत्री मोदी भी एक माननीय सांसद है। इंजीनियर राशिद को भी लोगों ने वोट दिया, प्रधानमंत्री मोदी की भी जो शक्ति है वो लोगों के द्वारा दिए गए वोट से। तो अब ये तो आपको अपने समाज का निर्माण करना पड़ेगा ना। समाज जैसा सोचेगा वैसे लीडर्स को भेजेगा वो। तो ये समाज को निर्माण करिए। कश्मीर को बताइए कि भाई कश्मीर की तुम हिस्ट्री को देखो। वहां पे जब तक आप लोगों को देखिए, इस्लाम इन इंडिया नीड टू बी सेक्युलराइज। ये एकदम आपको करना पड़ेगा। सेक्युलराइजेशन का मतलब है उनको ये समझाना पड़ेगा कि रिलीजन आपका पर्सनल मैटर है और आपका सारा लॉ, सुप्रीम लॉ, वो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया होगा। बात खत्म। कुरान आपकी पर्सनल रहनुमाई कर सकता है, आपकी मिल्ली रहनुमाई नहीं कर सकता। ये आपको सेक्युलरिज्म यही है, कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नेंस में रहने का मतलब ही यही होता है। ये उनको समझाना पड़ेगा। और जब तक आप नहीं समझाएंगे, ये फ्रीडम ऑफ रिलीजन का चूरन और चटका लगा करके कि हम जो चाहे रिलीजन के नाम पे करने को फ्री है, वो नाटक नहीं चलेगा जी। सो फॉर मी, आई वेलकम इंजीनियर राशिद एज अ पार्लियामेंटेरियन। उनको लोगों ने मेरा भी कंसर्न रहता है जी। मैंने कहा कि इंजीनियर राशिद को भी लोगों ने चुना है। समाज का निर्माण कीजिए, लोगों की सोच को बदलिए। कंसर्न रहता है जो सर ने बहुत बोलिए जी 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 जी। शायद आवाज आगे पीछे हो रही है क्योंकि कुछ नेटवर्क इशू हो सकता है। लेकिन आपने एक बहुत अच्छी बात कह दी, जो कि हमेशा एक हर एक भारतीय का कंसर्न होना चाहिए कि कॉन्स्टिट्यूशन आपका सबसे ऊपर होना चाहिए, सर्वोपरि होना चाहिए। बाकी आपका जो भी आस्था है, जो भी अकीदा है, उसे पर्सनल रखें, तभी इतने बड़े मुल्क में शांति बरकरार रह पाएगी। अगर हम इसको एक सियासत का मुद्दा और आपसी संबंधों का मुद्दा, सड़कों का मुद्दा बना देंगे, हर एक संस्था का मुद्दा बना देंगे, तो परेशानी बढ़नी है। अच्छा, एक साहब हैं जो शायद मुझे लगता है कि कोई नाराजगी है, ये लिख रहे हैं कि क्या सवाल करें इनसे, ये तो इंडिया की बात नहीं करते हैं, बीजेपी की बात करते हैं। और ये आगे कुछ अजीब सा लिखते हैं कि कोई देशभक्त आदमी हो तो लाओ। ये एक अच्छा कमेंट है। देखिए, यही होना चाहिए। विचारों सब मेरे जैसा सोचने लगे, ये संभव नहीं है। ये इंसानी रूप से संभव। इंसान, जैसे मुझसे कल किसी ने कहा कि भाई देश कैसे सोचेगा, मैंने कहा भाई 140 मुल्क हैं इस देश में, 140 करोड़ मुल्क हैं, क्योंकि हर आदमी इस मुल्क को अपने तरीके से देखता है। आप इसीलिए कॉमन ज्ञान के थ्रू स्कूलों में बच्चों में शिक्षा बढ़ते हो कि हम ये हैं, हम ये हैं, हम ये हैं, हम ऐसे हैं। उसके बाद 18 वर्ष के बाद आप उसको नहीं सिखा सकते कि हम कैसे। मान लीजिए यास्मीन जी, आप एक डॉक्टर बनती है, मेडिकल डॉक्टर। आपने डिसाइड किया यार मैंने बहुत गरीबी देखी, मैंने बहुत कष्ट से मेडिकल डॉक्टर बनी हूँ, मुझे साला पैसा कमाना है। भाड़ में गई ये पब्लिक सर्विस। अब मुझे ताबड़तोड़ पैसे कमाने, मैं कॉस्मेटिक सर्जरी में जाऊंगी, लिप्स बनाऊंगी, नाक बनाऊंगी, होंठ बनाऊंगी, इसी के पैसे कमाने। ये आपकी मर्जी है। आप अच्छी डॉक्टर हैं या आपकी कोई दोस्त है वो जाकर के गरीबों की सेवा कर रही है, नहीं मुझे नहीं करना। तो एक पॉइंट के बाद हर आदमी फ्री है अपनी विचार को। ये भारत की खूबसूरती है। तो उनको लगता है कि मैं देशभक्त नहीं हूं, तो ये उनका मानदंड है और मैं उस मानदंड का रिस्पेक्ट करता हूं जी। चलिए, मुझे लगता है इनको अपने सवाल का जवाब मिल गया होगा। अगर इनकी ऐसी सोच है तो सर ने इनको जवाब दे दिया है। यहाँ पर रोशनी लिखती है कि अभिषेक सर ने एक वीडियो में कहा था कि सऊदी अरेबिया में अगर कोई क्रिमिनल इस्लाम एक्सेप्ट कर लेता है तो उसकी सजा थोड़ी कम कर दी जाती है। इस पर क्लैरिफिकेशन दें, क्या ये इस्लाम को फैलाने की कोई निंजा टेक्निक है सर यूएई में? नहीं, वो तो है वहां पे ना। वो तो आप अगर, अब चूंकि लोग इस्लाम नहीं पढ़े, आप प्रॉफिट मोहम्मद के समय में भी था कि अगर कोई मर रहा है और मरते समय अगर वो इस्लाम को एक्सेप्ट कर लेता है तो फिर वो सुन्ना का पार्ट बन जाता है। तो इट्स अ प्रैक्टिस कि अगर आपने कोई क्राइम किया है, आप इस्लाम एक्सेप्ट कर रहे हो, तो आपको थोड़ी, इट्स अ पार्ट ऑफ शरिया लॉ। इसमें कोई बहुत ज्यादा डिस्कशन का स्कोप बनता नहीं है। और फिर वो उनका, देखिए भाई, ये बात मुझे बुरी लगती है। शरिया बिलोंग्स टू अरब,
आप शरिया को इंडिया में तो क्रिटिसाइज कर सकते हैं, बट अरबिया में नहीं कर सकते। ये उनका लोकल लॉ है, वो उनकी वही पहचान है, वही उनका कॉन्स्टिट्यूशन है। शरिया इज द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ अरेबिया। तो वो वहां पे करें, उनको हक है। वो कह रहे हैं इस्लाम एक्सेप्ट कर लो, हम तुम्हें माफ कर देंगे, तो वो बिल्कुल उनका जायज लॉ है। आप अपने यहाँ बनाइए ऐसा लॉ, आपको प्रॉब्लम है तो। दूसरों के लॉ में क्यों जाके कमियां निकाल रहे हो? वो वैसे वो उस मानसिकता के से जीते, वो उनकी और मानसिकता वही उनको सेम मुबारक हो, हमारी और मानसिकता वही हमको मुबारक। जी बिल्कुल, और वही सेम क्राइम अगर कोई मुस्लिम कर देता होगा तो उसकी सजा में क्या किस तरह का प्रावधान रहता होगा? देखिए प्रावधान, आप ब्लड मनी होता है ना, ये कॉन्सेप्ट है कि आप अगर मुस्लिम है, आपने मान लीजिए कोई हत्या कर दी, तो आप एक कबीलों के बीच में ब्लड मनी होता था, माफी दिया जा सकता है। जैसे यहाँ पे है कि एक कंपाउंडेबल ऑफेंस का कॉन्सेप्ट होता है क्रिमिनल लॉ में। तो कंपाउंडेबल ऑफेंस सिर्फ उनका ही किया जा सकता है जो कि शेड्यूल्ड में दिए गए हैं सीआरपीसी के, कि इनका कंपाउंडेबल ऑफेंस मतलब आप कोर्ट के बाहर जाकर के निपटारा कर ले, माफ कर दिया, छोड़ दो यार, जाने दो, ये हो गया। मगर रेप, मर्डर, डकैती, इनका कोई कंपाउंडिंग नहीं हो सकता। लेकिन वहां होता है, आप एक मुसलमान है, आपने दूसरे मुसलमान को मारा, कबीले की बातचीत थी, आपने उसको ब्लड मनी दिया, आप माफ हो गए। तो दैट्स इट। जी बिल्कुल। ध्रुव अरोड़ा लिख रहे हैं, मेरा कंप्लीट मैसेज दिखाइएगा मैम। ठीक है, चले मैं कंप्लीट मैसेज दिखा नहीं रही हूँ, पढ़ ही देती हूँ। सर, हम 75 साल से 75 साल में भी अपने 25 करोड़ मुस्लिम में से रेडिकलाइजेशन नहीं निकाल पाए, और हम पीओके लेने की बात करते हैं जो कि हाईली रेडिकलाइज्ड हो चुका है। योर थॉट्स इस पर आपकी सोच जानना चाहते हैं। पीओके एक ऐसा शहर है जो रोज एक खुराक फौजी की जान मांगता है। मेरे चाचा की 2007 में और मामा की 2012 में क्रॉस लिए हैं, नहीं चाहिए। हम ऐसे लोगों के लिए क्यों जान दें जिनकी सोच ही हमारे से एकदम अलग है, और जिसको चाहिए वो जाकर अपनी जान दे। देश के फौजियों की जान इतनी सस्ती कर दी है कि आप लोगों को शर्म नहीं आती है। बैठ के बोल देते हैं कि पीओके लेंगे। सपोज ले भी लेंगे तो क्या आप अपने बच्चों को बेरोज अच्छा, तो क्या आप अपने बच्चों को भेजोगे बॉर्डर पर? आई थिंक कभी नहीं। एसी रूम में बैठकर बोलना आसान होता है, जब खुद के घर से हमेशा के लिए कोई जाएगा तब आप समझेंगे हमारा दुख। जी, ये ध्रुव अरोड़ा जी का कमेंट है। जी ध्रुव जी, मैं पहली बात तो आपके घर से आपके चाचा और मामा वीरगति को प्राप्त हुए, उनकी सेवाओं के लिए मेरा सादर नमन। बट आपका कमेंट जो है वो फेयर नहीं है। मेरे बच्चे होंगे, वो आर्मी में जाना चाहते होंगे, मैं इनकरेज करूंगा बिल्कुल जाओ। मेरे मामा आर्मी में थे, लेफ्टिनेंट कर्नल होकर रिटायर हुए। तो ऐसा नहीं है कि ये बात नहीं है। पॉइंट ये है कि जिसको आप रेडिकलाइजेशन कह रहे हो, हुआ ये जब मुगलिया सल्तनत आया यहाँ पे, जब तुर्क्स आए यहाँ पे, तो उसके बाद जब वो गए ना, जब उनको मराठाओं ने हराया, उसके तुरंत बाद यहाँ यूरोपियंस आ गए, और उन यूरोपियंस ने हमारे लोगों में और ज्यादा गहराई बांट दी। डेमोक्रेसी के नाम पे जो उन्होंने वो मतलब कि सेपरेट इलेक्टोरेट, ये तो हम अपने भाई बहनों से उनके कन्वर्जन के बाद बात नहीं कर पाए। पहले तुर्कों का रूल रहा तो वो उसमें हमारी बातचीत करने का मौका नहीं मिला। फिर जब मराठाओं ने जीता, मराठा जीत करके जब तक उस पोजीशन में आते, और चूंकि हमारे यहाँ कन्वर्जन का कॉन्सेप्ट भी नहीं था, उसके बाद आगे अंग्रेजों ने आके और कान में भर दिया। ये हमारे भाई बहन हैं, एक समय तक चलेगा। हर आदमी की बात समझ, यास्मीन जी नहीं है, हर आदमी की बात समझ में आती है। इस्लाम अभी आप ईरान को देख लें, मैं देख रहा था 1975 में वहां की लड़कियां छोटे छोटे स्कर्ट पहन करके और एडवर्टीजमेंट कर रही थी। आज वो चेंज हो गया, फिर से वापस उसी पथ पे जाएगा। कोई आइडिया परमानेंट नहीं होता। आदमी का फ्रीडम, एक इंसान अपनी जिंदगी को अपनी तरीके से जीना चाहता है। और मुसलमान जो भाई बहन है हमारे, वो खुद भी आज मुल्लाओं को गाली पड़ रही है। कैसे पड़ रही है? मुल्ला को गाली देने का मतलब है आप बेसिकली इस्लाम के मेन स्तंभ को गाली दे रहे हैं, क्योंकि इस्लाम को जानने वाला एक मुल्ला होता है, एक मौलाना होता है, सामान्य आदमी को नहीं पता होता। तो पॉइंट ये कि समय आएगा, इससे भी ज्यादा भीषण 30 साल तक क्रिश्चियनों ने
प्रोटेस्टेंट और कैथोलिक्स ने यूरोप में एक दूसरे को मारा। 30 साल बाद उनको समझ में आया कि भैया ये रिलीजन के नाम की लड़ाई मूर्खता पूर्वक है, और धीरे 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 आज 800 साल में आप देखें कि जर्मनी, फ्रांस, यूरोप में रिलीजन के नाम पर लड़ाइयां नहीं होती। सेकुलरिज्म का ये पावर है, यही बात करनी है इनको भी। तो ये 50-100 साल ये रेडिकलाइजेशन चलेगा, इससे ज्यादा नहीं। नफरत एक हद तक ही बेच पाओगे आप। एक्सट्रीम पे नफरत पे जाने के बाद आदमी पूछेगा कि अब क्या। भारत को नफरत पाकिस्तान ने दिखा तो दिया, लेकिन आज भारत की जो तरक्की हो रही है वो पूछते हैं ये क्यों हो रही है। अगर ये गलत लोग हैं, अगर ये काफिर हैं, अगर ये इतने ही गंदे हैं, तो ये हर जगह क्यों छाए हुए हैं। कब तक ये चूरन दोगे कि इनको ऊपर कुछ नहीं मिलेगा, इनको सब नीचे मिल जाएगा। ये चूरन भी लोग ज्यादा देर तक नहीं देख पाएंगे। ये गरीब आदमी बाई करेगा, लेकिन जैसे जैसे प्रॉस्पेरिटी आएगी लोग पूछेंगे। हाँ, मैं ये नहीं कहता कि उसामा बिन लादेन गरीब था, उसमें कुछ लोग अपनी कल्चर में ढूंढेंगे कि क्या है हमारे कल्चर में। अगर उसके कल्चर में डोमिनेंस लिखा होगा तो वो डोमिनेंस ढूंढेगा। लेकिन पीओजे और पाकिस्तानियों के कल्चर में वो अरबिया नहीं है। वो आज भी अपने ही कल्चर और जड़ से जुड़े हुए हैं। हर पाकिस्तानी के घर में गाना इंडियन बजता है, डिस्पाइट द फैक्ट कि वो दिन रात गाली देते हैं इंडिया को और हिंदुइज्म को। समय आएगा, हम नहीं जीतेंगे, समय जीतेगा। जिसका समय आ जाता है। और मॉडर्निटी यही है कि जो भारत की फिलॉसफी है, एकम सत्य बहुधा विप्रावृत। जी बिल्कुल। अभिमन्यु सिंह पूछ रहे हैं, आस्क हिम इफ ही हैव बीन हनी ट्रैप्ड बाय द पाकिस्तानीज। यस, आई हैव बीन। मैं तो बैंड हो गया भाई। मुझे तो एफआईए ने उन लोगों को डांट लगाई कि अभिषेक मिश्रा तुम्हारे चैनल पे आए तो तुम लोग की टांगे तोड़ देंगे। सब बंद कर दिए डर के मारे। तो हनी ट्रैप नहीं हुए, मैं तो वो हो गया, क्या नाम है, एफआईए ट्रैप हो गया। तो अनफॉर्चुनेटली नो, बट उन्होंने मुझे मना कर दिया है कि उनके एफआईए ने कि मिश्रा को मत बुलाओ। जी, सो आई डिड अ गुड जॉब। जी जी जी। अभिमन्यु, आपको सवाल का जवाब मिल गया होगा। अच्छा मैम, आई एम परवीन कुमार Sadare from Pune. What's his purpose to go to Pakistani cigarette YouTuber for an interview? I feel why Abhishek sir goes for interview on Pakistani cigarette YouTuber's channel. इसका जवाब मैंने शुरू में दे दिया कि भैया मैं आया ही इसलिए था। मैं कोई यूट्यूब, इंडिया में तो एक से एक धाकड़ लोग हैं, अच्छा काम कर रहे हैं। आनंद रंगनाथन जी हैं, फेस टू फेस वाले, वो मेरे बहुत पसंदीदा। रिजवान जी हैं, बहुत मैं उनको पसंद करता हूँ। इंडिया में मेरी जरूरत नहीं है। इंडिया में बहुत से अच्छे ज्ञानी, सुलझे हुए और इन्फ्लुएंसर्स हैं। मैं तो गया पाकिस्तान, मुझे पता ही नहीं था कि वो उनके चैनल का सब्सक्रिप्शन इंडियन लेते हैं। ये मेरी जानकारी बाद में आई तो मुझे ये पता चला। बट मैं आया इसीलिए था। मैं इंडिया में फेमस हो गया, ये आपके प्यार के लिए मेरा आपको नमन है। बट मैं जब भी मुझे बुलाया जाएगा मैं जाऊंगा, क्योंकि मैं भारत की बात करने जाता हूँ। मुझे अफगानिस्तान में बुलाएंगे मैं वहां जाऊंगा, तालिबान के बीच में बुलाएंगे मैं वहां जाके भी भारत की बात करूंगा। तो आप पता है, एक दो लोग सुन लें, उनका दिमाग चढ़ जाए। बातें तो फैलानी होंगी ना यार। कोई सूफी आया, उसने बोला हमारे यहाँ इक्वलिटी है और आपको इनइक्वलिटी बेच के चला गया। तुम घर में बैठे हुए हो, मैं जाऊंगा बाहर बात फैलाने अपनी। मेरे पास है कहने को भारत की बात। भारत में लोगों को भारत की बात क्या बतानी यार। भारत के लोगों, मैं यास्मीन जी को भारत की क्या बात बताऊं, ये तो भारत की बेटी है। जितना भारत मेरा है उतना भारत इनका है। मैं इनको क्या बताऊंगा, इनको पता है, मुझसे ज्यादा पता है, ये मुझसे ज्यादा ज्ञानी है। तो मैं भारत की बात बताने, मुझे तालिबान के बीच में जाना होगा तो मैं जाऊंगा, मैं डरता नहीं। जी सर, लेकिन मैं आपसे ज्यादा ज्ञानी नहीं हूँ। मैं आपसे भी बहुत कुछ सीखती हूँ, और हर एक व्यक्ति मुझे बहुत कुछ सिखा जाता है, जिससे मेरी बात हो या जिनको मैं देख रही हूँ, सुन रही हूँ। देखिए यास्मीन जी, आप ज्ञानी हैं, क्योंकि ज्ञानी का, एक मिनट मैं ये बोल दूं, ज्ञानी वो नहीं होता जिसके पास, मुझे बहुत चीजें नहीं पता है। पता होना या ना पता होना ज्ञानी नहीं होता। ज्ञान होता है, ज्ञानी होता है जिसके अंदर जिज्ञासा हो जानने की, और आपके अंदर जानने की अकूत जिज्ञासा है। तो प्रश्न होना ही आपको ज्ञानी बनाता है, उत्तर होना ज्ञानी नहीं बनाता। तो आप मेरे दृष्टिकोण से आप जिज्ञासु हैं। हाँ। आप बातों को समझना चाहती हैं, सुनना चाहती हैं। दैट मेक्स यू वाइज, विच इज ज्ञान। थैंक यू सो मच सर। आपकी ज्ञान की ये परिभाषा मैं सम्मान पूर्वक स्वीकार करती हूँ। थैंक यू सो मच सर।
शहजाद का कमेंट यहाँ मैं लेती हूँ। मिश्रा जी, बहुत अफसोस हुआ कि मोदी जी को राम जी ने भी वोट नहीं दिया। जिनको टेंट से निकाल कर मोदी जी मंदिर में जगह दिए थे, उन्होंने भी वोट नहीं दिया। ये नहीं, ये गलत कह रहे एक हैं। व्यंग के तौर पर ये कमेंट मैं, सवाल है। हाँ, वो शहजाद जी को मैं जानता हूँ, झंडू बाम टाइप के आदमी है वो देखिए, ऐसा है कि मोदी जी को वोट पड़ा और बीजेपी को 0 वोट नहीं पड़ा, लेकिन ये तो डेमोक्रेसी, यही तो प्रभु राम का वो है कि सबको सबका हक है। हर एक वोट राम का वोट था, वो भारत के लोगों का वोट था। भगवान राम उनके उसमें है, मन में है, तो अगली बार मिल जाएगा। इसमें कौन सी बड़ी बात है? ये सब तो, जो भारत का हर वोटर राम का रूप है जी। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात आपने कही कि यही भारत का लोकतंत्र है, और इसी को समझाने की कोशिश की जाती रही है हमेशा से हमारी भी कॉन्वर्सेशन में, कि लोकतंत्र सर्वोपरि है, उसको समझो। लोकतंत्र की फिर बात ही क्या है? आप जब वोट की बात कर रहे हैं तो फिर उसमें इस तरह के कटाक्ष, खैर चलें, आपकी ओपिनियन है। यहाँ पर वैभव कहते हैं कि अभिषेक सर इज studious and a good analyst, but his online behavior is rude, especially when Pakistani young YouTubers women discuss with Abhishek sir. He used body language, facial expression, eye expression, strange movements. If Abhishek improves that much, he can still be a great analyst. Thank you, sir. I'll definitely try to take your suggestions into consideration and improve on it. But कुछ चीजें नेचुरल है, उस पर मेरा क्या ही है, मुझे तो पता ही नहीं चलता आप क्या ऑब्जर्व कर रहे हैं क्या नहीं। बट थैंक यू सो मच फॉर योर compliment. I accept it wholeheartedly, and I'll definitely try to take your kind suggestions into considerations. जी, अब बाकी बलबीर की सिंह जी, चर्चा। मिश्रा जी has not fair views as he is supporter of particular party, but he has right. जी जी, मैं बस इन्हीं का लेती हूँ, क्योंकि इसमें जो कुछ और कमेंट है वो मैं सवाल है, सवाल नहीं है, बस ये आप पर एक टिप्पणी कर रहे हैं कि मिश्रा जी हैज नॉट फेयर व्यूज और एज ही हैज अ सपोर्टर ऑफ पर्टिकुलर पार्टी, बट ही हैज राइट टू हैव, बट शुड नॉट फॉर दिस ऑन पब्लिक ऑन सोशल मीडिया। बलबीर सिंह जी का ये कमेंट है। अच्छा, इसमें अभिषेक सर कुछ एक कमेंट जो है वो चाइना की इकोनॉमी पर अभिषेक सर से पूछिए। मालदीव में इजरायली सिविलियन को मना कर दिया गया है वहां जाने को, उस पर पूछिए। कुछ एक इस तरह के कमेंट्स हैं जिस पर एक तफसीली आपका डिस्कशन हो तो बेहतर होगा। उसमें इनके जवाब नहीं दे पाएंगे, तो हम कोशिश करेंगे कि आपसे दोबारा जब जुड़े तो इनके कमेंट, बिल्कुल कोई बुरा मत मानिएगा, ये कमेंट थोड़े लंबे हैं, ये सवाल लंबे हैं, तो वो हम किसी और वीडियो में ले लेंगे और इसको भी हम पार्ट 1 पार्ट 2 करके लाएंगे। तो थैंक यू सो मच सर कि आप जुड़े और आपने आपसे मुतालिक जो भी लोगों के प्रश्न हैं उसके जवाब भी बड़ी खूबी से और बड़ी खूबसूरती से दे दिए हैं। थैंक यू सो मच कि आज आप जुड़े। इन फ्यूचर में दोबारा ये जिनके भी रह गए हैं सवाल वो आपके साथ डिस्कस करने की कोशिश करूंगी। आपने इतना वक्त दिया, बहुत शुक्रिया। व्यूवर से बस रिक्वेस्ट होगी कि प्लीज एंड तक देख लिया है तो शेयर भी कर दो दोस्तों। शेयर करने में बहुत कंजूसी करते हैं हमारे देशवासी, वरना तो बहुत कुछ शेयर कर देते हैं उल्टा पुल्टा। थैंक यू सर। थैंक यू, जय हिंद सर। जय हिंद।